सच है। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज संडे है लेकिन फिर भी एक क्लास हो रहा है, क्लासेस चल रहा है। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज वेब टेक का क्लासेस से। तो अभी हम लोग थोड़ा शिफ्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग वेब टेक में अभी तक जितना भी क्लासेस डिस्कस हुआ है वही HTML CSS, वही ना थियोरेटिकल पार्ट इतना तक हो रहा है कि अभी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। ठीक है ना? तो अभी हम लोग कुछ टॉपिक उसका चेंज करेंगे। तो वेब टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रहा है। तो वेब टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात हो रहा है तो सिक्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। तो वेब वेब में हम लोग अगर काम करेंगे तो सिक्योरिटी को हम लोग को ध्यान में रखना ही होगा। तो हम लोग अब सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा सिक्योरिटी और सिक्योरिटी इश्यूज। व्हाट आर द सिक्योरिटी इश्यूज इन अवर वेब टेक्नोलॉजी। ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं, नेटवर्क में या ई कॉमर्स में भी हम लोग इसको डिस्कशन किए, लेकिन आज फिर से हम लोग वेब टेक्नोलॉजी में इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है ना? तो टाइप ऑफ इश्यूज में ये जो सिक्योरिटी इश्यूज होता है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ इश्यूज में क्या क्या है? एक प्राइवेसी है, ऑथेंटिकेशन है, नॉन रिप्यूडिएशन है, फिशिंग है, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी है। ये 5 चीज हम लोग का बेसिक सिक्योरिटी इश्यूज होता है हम लोग का, अगर बात करेंगे तो। ठीक है ना? तो हम लोग कंटिन्यूएशन करते हैं पहले कि ये जो वेब टेक्नोलॉजी है, ये वेब टेक्नोलॉजी का पार्ट ई कॉमर्स में बहुत ही यूज होता है। तो ई कॉमर्स का अभी और जो भी बिजनेस है या जो भी सब कुछ होता है, ये ई कॉमर्स हम लोग का वन ऑफ द मेजर मीन्स डीलिंग ऑफ लाइफ हो गया है कि हम लोग कुछ भी करते हैं तो पहले ऑनलाइन साइट्स चेक करते हैं, ऑनलाइन जाके देखते हैं कि क्या है, क्या उसका प्राइस क्या है, या कुछ भी देखना है तो हम लोग पहले ऑनलाइन में उसका वैल्यू चेक करते हैं। तो ये जो ई-कॉमर्स वाला जितना भी साइट्स है या जितना भी वेबसाइट्स है, सब कुछ है, ये सभी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सब कुछ यूज होता है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी भी एक इशू है। तो ई-कॉमर्स कैन बी क्लियरली डिफाइंड एज द बाइंग और सेलिंग और द सर्विसेज ओवर इंटरनेट। तो ई-कॉमर्स हम लोग 7 सेमेस्टर में बहुत पढ़े हैं, इसके बारे में बहुत डिस्कशन किए हैं। तो उसको हम लोग ज्यादा डिस्कशन अभी ई-कॉमर्स पे नहीं करेंगे। So e-commerce is a part, or we can as called it also as e-business. We all know that e-commerce we called it as e-business. So ये ई-कॉमर्स के लिए जितना भी वेबसाइट्स होता है, जितना भी हम लोग एपीके फाइल भी बोले तो मीन्स अभी हम लोग का एंड्रॉइड फोन है या मैक, जो भी जितना डिवाइसेस होता है, जितना ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म होता है या वेब टेक्नोलॉजी हम लोग वेबसाइट बिल्ड अप कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर सिक्योरिटी नहीं होगा तो हम लोग सही से सब कुछ नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तो दिस ई कॉमर्स इंक्रीजिंग ऑफ दिस ई कॉमर्स result has led to a lot of security issue, particularly in the mobile commerce arena. तो जो भी है, जब ये कॉमर्स हम लोग का अभी ग्रो हो रहा है या अभी लार्ज नंबर पे ग्रो हो चुका है, तो हम लोग ये बहुत इफेक्ट करता है, ये सिक्योरिटी इशू यहाँ पे बहुत अभी बढ़ चुका है। ठीक है ना? तो अभी हम लोग कुछ खरीदने के लिए हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी करते हैं। सो इस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे हम लोग अपने
क्या बोलते हैं, अपने पर्सनल अकाउंट से, बैंक अकाउंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी पर्सन का, क्योंकि सेविंग्स या जो भी मनी रहता है हम लोग अभी के लिए, मीन्स अभी के लिए या फिलहाल जो भी सिनेरियो है वहां से हम लोग सभी बैंक पे ही रखते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले हर एक मीन्स पर्सन का इतना बैंकिंग अकाउंट नहीं होता था, सब लोग अपने घर पे ही रखते थे। तो अभी जब हम लोग पूरा बैंकिंग सेक्टर पे चल रहे हैं या सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, तो हम लोग का मनी या जो भी ये सेफ या सिक्योर है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होता है। सो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जो भी हम लोग ऑनलाइन यूज करते हैं फॉर द ट्रांजेक्शन पर्पस, यहाँ पे रिस्क होता है। और इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। तो बेसिक सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या बेसिक सिक्योरिटी होता है? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड नॉन रिपुडिएशन। सो बेसिक सिक्योरिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड नॉन रिपुडिएशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? ऑथेंटिकेशन मतलब, अभी आप लोग फिलहाल 8th सेमिस्टर में है और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हर एक को किसी ना किसी को, हर एक का कुछ, हर एक ग्रुप का एक प्रोजेक्ट टॉपिक है। तो पता नहीं कि आप लोग कितना तक काम किए हैं, ठीक है ना? तो हम लोग उसके बारे में कुछ ही दिन में उसका डिस्कशन सेशन रखेंगे कि प्रोजेक्ट का आप लोग का कितना तक हुआ है। तो वहां पे कौन किस प्लेटफॉर्म में कौन किस प्रोजेक्ट टॉपिक पे काम कर रहे हैं, ये आप लोग को पता है। किसके प्रोजेक्ट में ऑथेंटिकेशन का यूजेस हो रहा है, किसके प्रोजेक्ट में ऑथराइजेशन है, ये आप लोग को पता है। सो ऑथेंटिकेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ वन पार्टी टू अनदर। तो हम लोग यूजर है, फाइन, हम लोग फ्लिपकार्ट पे कुछ लॉग इन करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट पे हम लोग कुछ खरीदना चाहते हैं। तो खरीदने के लिए हम लोग को लॉगिन करना होगा, सर्चिंग के लिए हम लोग को लॉगिन करना नहीं होता है। सर्चिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन जब सर्चिंग से हम लोग बाइंग फेज पे जाएंगे, बाई करेंगे, जब हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए प्रोसेस होंगे, तो एक ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है कि कौन सा यूजर ये चीज, ये प्रोडक्ट खरीद रहा है, कौन सा यूजर ये प्रोडक्ट खरीद रहा है। या हम लोग कुछ रजिस्टर करना चाहते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाके हम लोग किसी पोर्टल पे जाके कुछ अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑथराइजेशन मैंडेटरी होता है या जरूरी होता है। क्योंकि फिर मैंने एज ए यूजर और रजिस्टर कर दिया है, लेकिन मैं दोबारा कैसे मेरा रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक कर सकता हूँ? तो एक ऑथराइजेशन इज मैंडेटरी इन एवरी केसेस। सो ऑथराइजेशन इज अ प्रोसेस that is establishing the identity of one user to another party. So of one party to another party, if we are trying to access something, we need to authorize ourselves. So yes, we are the actual person, I am the actual person that who is the holder of this particular account. So for the authorization process, first of all क्या होता है, एक registration part होता है, जहां पे हम लोग अपना पूरा बेसिक्स क्रेडेंशियल्स देके रजिस्टर करते हैं। और उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी मीन जो अनदर पार्टी का डोमेन है या प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद हम लोग का क्रेडेंशियल पे मेल आईडी, फोन नंबर जो हम लोग अपना देते हैं, वहां पे पर्टिकुलरली उस ऑथराइजेशन का कोड आता है कि आपका ये यूजर आईडी है और आप अपना पासवर्ड सेट कर लीजिएगा, या आपका ये वन टाइम पासवर्ड है, आप लॉग इन करके इसका अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। सो दीज आर कॉल्ड द ऑथराइजेशन प्रोसेस, जहां पे मैं ये पर्सन मैं ही हूँ। तो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई? बाय यूजिंग द आईडी एंड द पासवर्ड। सो हर एक के लिए ये आईडी एंड द पासवर्ड, हर एक यूजर के लिए, नॉट पासवर्ड, द आईडी विल बी यूनिक। हर एक पर्सन के लिए, हर एक यूजर के लिए द आईडी विल बी यूनिक। सो आईडी कभी भी एक यूजर का और एक यूजर से मैच नहीं हो सकता है। सो दिस इज हाउ बाय दिस आईडी वी आर recognizing that yes, this is this particular user or this is the user holding this particular account. So this is called the authorization process. So authorization का mechanism two way direction होता है। user that has to prove his identity to an information system, the user need to prove his identity to an information system. So information system means the other party domain where we are logging, we need to put our credentials of the ID and the password, and then we can log in. So after submitting the ID and the password to that particular user domain, the domain will check, will match the ID and the password with the database that इस नाम के आईडी पे ये पासवर्ड रजिस्टर है
और ये सक्सेसफुल है, so then the permission will grant to log in. तो टू वे कम्युनिकेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वे में क्या होता है कि prove the identity to an information system, and second one, the information system has to confirm the identity. हम लोग आइडेंटिटी आईडी पासवर्ड डालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और वहां से सेकेंड टाइप पे उधर से चेक होगा. उधर से चेक होने के बाद, कंफर्म होने के बाद, फिर हम लोग लॉगिन का सक्सेसफुल मैसेज मिल सकता है. So once the authentication is to a system is performed correctly, the user is authorized for further action. तो हम लोग तब तक फर्दर एक्शन के लिए प्रोसेस नहीं कर सकते जब तक हम लोग का आइडेंटिटी कंफर्म नहीं होगा. हम लोग अगर आईडी एंड पासवर्ड गलत डालेंगे तो हम लोग लॉगिन नहीं कर सकते हैं, और लॉगिन नहीं करेंगे तो हम लोग आगे का जो प्रोसेस है वहां पे हम लोग काम नहीं कर सकते हैं. तो दिस ऑथराइजेशन helps us also to edit our profile. We can change our password time to time, and whenever our password is changing, that will reflect to the particular database. So हम लोग जब भी अपना पासवर्ड भी चेंज करेंगे, so ये पासवर्ड यू पार्टी के थर्ड पार्टी या अनदर पार्टी जिस पे डोमेन पे हम लोग ये पासवर्ड या ऑथेंटिकेशन का काम कर रहे हैं, वहां पे भी ये रिफ्लेक्ट होगा. उसके डेटाबेस पे भी ये डेटा चेंज हो जाएगा कि आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है, क्योंकि आप जब नेक्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे नया पासवर्ड से, फिर तो नहीं मैच करेगा. So the authentication process is there. Next, there is another process of authentication I have told to forget. Nowadays, to strict the security measure को और स्ट्रेंथ करने के लिए कुछ एडवांस लेवल का ऑथेंटिकेशन यूज होता है, जैसे कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जहां पे आपका मोबाइल अगर लिंक्ड अप होता है. जैसे हम लोग देख सकते हैं कि गूगल पे हम लोग अगर लॉगिन करना चाहते हैं या फेसबुक कुछ भी लॉगिन करना चाहते हैं, तो क्या होता है जब हम लोग लॉगिन करते हैं तो हमारा जो फोन लिंक्ड अप होता है उस गूगल से, जो भी मेल आईडी लिंक्ड अप होता है उस फोन के थ्रू, उस फोन पे एक ऑप्शन आता है कि इज दैट यू. सो इफ इट इज यू, यू कैन कंफर्म येस और नो. सो ये टू वे फैक्टर ऑथेंटिकेशन है. फिर ओटीपी कोड का ऑथेंटिकेशन आता है. So these are the authentication process to strict the security purpose, to strengthen the security purposes. So this is how the diagram of an authentication, how the authentication works. This is the diagram of how this authentication work. Okay, so क्या होता है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लाइंट एंड सर्वर दोनों तरफ का प्रोसेस देख सकते हैं. क्लाइंट एज अ यूजर, सर्वर द डोमेन पेज वी कैन से. तो क्लाइंट एंड सर्वर में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट प्रोसेस करते हैं लॉगिन का. सो लॉगिन आईडी पासवर्ड जो भी डाले उसका प्रोसेस रिक्वेस्ट होता है. तो रिक्वेस्ट प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज, तो क्लाइंट जब भी अपने ये चीज डाले हैं तो अपना रिक्वेस्ट प्रोसेस वो सर्वर के डोमेन पे वो रिफ्लेक्ट होता है. तो सर्वर चेक करता है, सर्वर उसको लॉगिन पेज पे डालते हैं और लॉगिन आईडी डालते हैं. तो लॉगिन पेज पे डालने के बाद आईडी प्रोसेस जो भी है वो सब डालने के बाद सिक्योरिटी चेक होता है कि आईडी पासवर्ड क्या वो जो आपने डाला है क्या वो मैचिंग हो रहा है, क्या वो सक्सेसफुली मैचिंग हो रहा है, क्या वो सही है. अगर सही है, अगर मैच किया, फाइन, देन आपको आगे वाला स्टेप्स में या आगे का जो भी प्रोसेस है उसके लिए आपको परमिशन मिलेगा. अगर प्रोसेस सही नहीं है, अगर आपने सही से नहीं डाला है या गलत हुआ, तो आपको ये एरर पेज रिटर्न करेगा या लॉगिन अटेम्प्ट फेल्ड ऐसा कुछ मैसेजेस आपको शो करेगा. So this is the diagram of authentication process. This is the diagram of authentication process. Now authorization. So after the authentication there is authorization. The authorization is the process to giving someone permission to do or have something. तो ऑथेंटिकेट करने के बाद आप पर्सन जो आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाले, आप ऑथेंटिकेट हो चुके, अब आपको ऑथराइज्ड किया गया है, अब आपको परमिशन दिया गया है कि आप अपना आगे वाला जो भी प्रोसेस है आप कर सकते हैं. तो ऑथेंटिकेशन के बाद आता है ऑथराइजेशन. ऑथेंटिकेट हो चुके हैं, अब आप ऑथराइज्ड भी हो चुके हैं कि आप कुछ भी प्रोसेस आगे कर सकते हैं. सो द प्रोसेस फॉर ग्रांटिंग और डिनाइंग एक्सेस टू अ नेटवर्क रिसोर्सेज. तो अगर आपने सही से नहीं डाला तो आपका प्रोसेस ग्रांट नहीं होगा, रिवोक कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा. So the process for granting or denying access to a network resources is called the authorization steps. So most computer system securities are based on two steps process. तो यहाँ पे दो तरीके का प्रोसेस फॉलो होता है. First one is the authentication.
which ensures that a user is who or she is claimed to be. तो यहाँ पे ये डोमेन तो जो पर्सन को नहीं पहचानता है, फोटो फेस रिकॉग्निशन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना, कैसे क्रेडेंशियल वेरीफाई हो रहा है? आईडी एंड पासवर्ड, आईडी एंड पासवर्ड. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑथेंटिकेशन, which ensures that a user is the person who or he she is claimed to be. The second stage is the authorization, where the users are allowed to access the various resources based on the user's identity. So as per the user identity, after the authentication and after the authentication, the user is authorized as per the identity, that what are the features or what are the facilities the person can access, what are the facilities the person can access. So in a multi-user computer system, a system administrator defines for the system use, users is allowed to access to the system at what privilege of use. तो वही जो है कि हम लोग ऑथराइज करते हैं, और फिर ऑथराइज करने के बाद एज पर द यूजर्स क्रेडेंशियलिटी, एज पर द यूजर्स आइडेंटिटी, इट कैन बी what should I say, that what are the features the person can access, what are the features the person can access. So these are the particular features, these are the particular term. So this is the process, we can say. First of all, application submission, redirect user page to the login, authentication code is authorization code is there, so authorization code after successfully happened, then the process can be there. So the success access token to the authorization request, and then the process will continue. Then we can for further process, then we can process further. So here is a message that is displayed here, that if it is not success, then what is the message may be displayed. Okay, this is not all the time this message will be displayed. The message can be changed as per whatever the message has been said by the server side. So the server could not verify that you are authorized to access the document you requested, either you supply the wrong credential or your browser does not understand how to supply. So these type of messages pop up into our window when we have entered some wrong credential, where we have entered a false credential. So what is the differences between the authentication and authorization? What are the difference between authentication and authorization? The terms are not same, the things are not same. So authentication and authentication proves that yes, this is you are providing some ID and password in the login page. It confirms that yes, this is the person you are, so it will be authenticate. And authorized, what can the person do, what are the features the person can get or access after successfully login, after successfully authenticate himself. So authentication and authorization are the two different process. Authentication proves that what we are, is it really me, and authorization, that what are the features that the person can access, what are the features that the person can perform. So this is the difference between authentication and authorization. Then the next part comes here in the security measures, that is the confidentiality. So confidentiality is the protection of personal information. तो मैंने पहले ही बताया कि हम लोग जब भी अभी फिलहाल सारा का सारा चीज ऑनलाइन पे हो रहा है, हम लोग ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर रहे हैं, हम लोग कुछ सर्चिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी अगर फॉर्म रजिस्ट्रेशन सबमिट करते हैं तो भी ऑनलाइन हो रहा है, जहाँ पे हम लोग अपना डेटा, पर्सनल डेटा, फोन नंबर, मेल आईडी, ये सब डालते हैं. जब कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थ्रू क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड करते हैं तो हम लोग वहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर डालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है सीवीपी डालते हैं, ठीक है ना. तो ये सब करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का पर्सनल इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेफ्टी होना चाहिए. दैट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर कि हम लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर क्यों करेंगे, अगर सेफ्टी नहीं हुआ तो मान लीजिए, छोड़ दीजिए सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आप लोग जब अपना डेटा किसी पर्सन को भी देते हैं, किसी भी पर्सन को जब अपना फोन नंबर आप शेयर करते हैं, तो आप लोग ये सोच के करते हैं कि मेरा फोन नंबर यहाँ पे सेफ रहेगा, मेरा फोन नंबर यहाँ पे कोई और पर्सन के पास नहीं चल जाएगा जिसको मैं नहीं पहचानता हूँ, जो मेरा जान पहचान वाला नहीं है. तो यहाँ पे भी एक कॉन्फिडेंशियली तो है कि मैं भरोसा करके आपको दे रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आप अपने पास ही रखेंगे, किसी और को मेरा डेटा, पर्सनल डेटा आप शेयर नहीं करेंगे. So this is called the confidentiality. So confidentiality is the protection of the personal information.
So we are trusting that person, we are trusting that domain, that our data will be safe there. Our data will not be tampered. Our data will not be shared to any third party. So who, I don't know where I don't want to share my data. So this keeping a client information between the server and the client. So the server and the client will keep the data between themselves, among themselves, not other, not telling others, including any other person. Okay. So this is where the trust word come. This is where the trust word come. So in case of domain also, this is a trust. It is a factor because we are trusting that particular domain, and that's why we are providing our credentials. Okay, so we are trusting that the domain will not share our personal data to any other particular domain where we don't want to share our data. Similarly, if we are sharing our data with a person, that is also a confidentiality, because we want that we are trusting that that particular person will not share my data to any other person, to any other co-worker, any other family, friends, etc., where I don't want to share the particular data. Then what are the things that suppose considering a G drive, Google Drive, where if we need to save some data, if we need to store some data, first we need to log in with that particular Gmail ID, and then only we can process for uploading or deleting or editing our data. So this is also authentication, authorization, and confidentiality process. Authentication, we need to sign in with our Gmail ID and password. Gmail ID and password, that is the authentication. After authentication successfully, we can access the features. What are the features? G Drive features, G Meet features, then the YouTube uploading features, and then also we can say there are many other features are present. Okay, so the features we can access after successfully login with the Gmail, we can access those features. So uploading photos, these are the features. So this is where our data, now uploading my data, uploading whatever the files, photos, videos, whatever it will be, we are uploading it in our G Drive and saving our data there. So that's why we are trusting that our G Drive, the data whatever we are uploading, that is safe there, that is safe there. No other person can access it and can get it unless and until I am giving the permission, unless and until I am giving the permission. So here the individual files are locked and secured in the term of confidentiality. All the files and the data here is secured, locked and secured. So information about the client is not told to the people who do not need to know. Information for the particular user will not be shared to any other person where it will not needed, where it is not needed. So this is a trust word, or this is a trustworthy thing actually. So these are the informations that can be considered or that can be needed as a confidential data. These are the terms that can be needed as a confidential data, such as the name, date of birth, addresses, phone numbers, mail ID, guardian contact numbers, guardian and family person address number, bank details. That is the most important issue, just like the credit card, debit card, CVV numbers, the phone pay, GPay, password, security patterns. These are the data that is need confidentiality. Personal planning, also the incoming and outgoing of personal correspondence, privacy about the data. Privacy is one of the important factor, because from our last few days we can see, or we almost see everywhere, that there is a tussle going on between the WhatsApp and the Indian government, where this thing is actually happening, that confidentiality or personal data, the right to protect of the personal data. So this is actually happening. Then the integrity part. So what is this integrity? Integrity refers to the correctness and the completeness of data. Integrity refers to the correctness and the completeness of the data. Means the reliability, trustable, these are the things. So error-free data, there the data will not be tempered. The logical means, if we are talking about the database data must be consistent. Because why the database part is there? Because the domain where we are accessing, where we are providing our data, it will matching that particular data with the database of that particular domain. So if the database is not integrate, if the database is not integrate, so or the database is not complete or consistent, so we cannot match our data, that the domain will not
be able to match with the data. So ensuring that informing will not be accidentally or maliciously alerted or destroyed. So this is the part of integrity. So whatever the domain where we are working, that particular domain need to be integrated with the users also. Now, non-repudiation. Non-repudiation means it is the assurance that somebody cannot deny something. Non-repudiation means it is the assurance that somebody cannot deny something. Means to deny. To repudiate means to deny. So if there is a thing that is not permissible, that will be denied. And if it is not actually deniable, then we need to give the permission. So this is called the non-repudiation. So authorities have to make this repudiation impossible in some situations. So there are some situations where this repudiation need to work, because a normal user cannot have all the accessibility, all the features accessibility. So in that particular case, the repudiation need to be there. But whatever the basic features that the user can access, that non-repudiation assurance need to be given. So we might send some registered mail. For example, the recipient cannot deny that a letter was delivered. So when we are sending a mail to a particular person, if we are typing the mail ID of that particular person successfully, if we are typing the mail ID of that particular person successfully, then the mail will be delivered. It is 100% assurity that the mail will be delivered to that particular address. So if the recipient is denying that I didn't receive the mail, then this is a false statement. Because if we are giving the correct mail ID, then the data will be sent to that particular mail ID, and the person have to receive, a person will get the mail. So now there is a part of digital signature also, that a digital signature is used not only to ensure that a message or document has been electronically signed by the person, but also the digital signature can be created for one person to ensure that it cannot later deny that they furnish the signature. So nowadays that particular type of digital signature have come into the scenario, because all the time we may be not in the place where we can put our sign and stamp. So in that particular thing, we can put our digital signature, and that will also be furnished as our signature. So I am legally accepting or signaturing that, or satisfying that yes, this is the document that is signed by me electronically. So it is suggested, or it is also security technology, also for a foolproof security technology, where the multiple approaches can be used at capturing unique biometric information and other data about the sender or the signature signer that collectively would be difficult to repudiate. So the digital signature, that needs to be a confident thing, because if a person can get another person digital signature, then the digital signature can be used in anywhere for the accessing of their data. So that digital signature needs to be full confidentiality actually, so that it can be secured, so that the thing can be secured. So while talking about the e-commerce sector, the two major security issues are there. That is the privacy issue. Second one is the phishing. Privacy issue and second one is the phishing. So privacy issue and phishing is there. So what is the first one we are talking about? That is the privacy issue. Compromised privacy is one of the most complicated problems. So privacy, this is the major problem that we need to deal in while we are performing, while we are working on the internet, in the web. So whenever we are putting our data in any domain or anywhere, that the personal data need to be safe and secured, so that any other person cannot get that, any other user cannot access that, or use our identity for any other purposes. Okay, so here we need to secure our privacy first. So that is the risk here in the field of e-commerce or web part actually. So transactions, there is e-commerce transaction where this personal data is there, where our data is in the hand of the provider, where our data is in the hands of the provider, just like Amazon, Flipkart, these are the terms. Then that particular
I'm trusting that our data of that particular debit card and credit card will not be uh, shared with other person. So this is the privacy we are trusting actually, because we are we know that there may be some hampers happen, but still we are providing. So we are trusting, we are doing only trusting. There is a trusting part only, because if by sometime the data, if the data have been fished by some other person, then we cannot do that. Just we need to trust that yes, our data is safe and secure. Our data is safe and secure. So this is the part of this privacy. Actually we cannot do anything, we can only trust. That is the part. And the phishing, that phishing is a criminal process, criminal offense, actually criminally fraudulent process to acquire sensitive information. So phishing means any third person is trying to access your data, access your personal data, so that is called a phishing. So it is a criminally fraudulent process to acquire the sensitive information such as the usernames, passwords, credit cards details by pretending as a trustworthy entity. So any other third person is making sure that yes, I am the person of this particular user, and I am that particular responsible person. And by responding that, by making that, the third party, that particular phishing party will access all the data of that particular user. So phishing is a criminal offense where any person, any third person is trying to act like a normal user of a particular user and accessing the data of his or her personal data. So username, password, credit card details, pretending as a trustworthy entity. So phishing scams generally are carried out by emailing the victim with a fraudulent email. So be aware of any fraudulent emails. Don't open any type of emails that is containing, or when it is trying or looking like that is a fraudulent email. There are many emails come that or many messages may come in your phones, or you people can see that you won a lottery. To claim the lottery, just click on this particular link. So be aware of this type of particular mails and messages. Okay, because if you are clicking on that particular link, then it will redirect to a particular page where if you will not able to know the details, and your data will be that in the third party hand, will be the hands on that particular person. So be aware of this particular type of mails and messages. Also there are some phone calls also, okay, where a person will be acting as yes, I am calling from a bank, I am calling from this particular domain, and we need to verify your data, your credit card has been blocked, your debit card has been blocked, to reactivate it kindly share these particular details. And these type of calls also be there. So try to avoid those, because every time, everywhere it is displayed that banks and other sectors will not call for your personal data. If there is any problem, you need to come to the bank and discuss with the manager and whatever the concerned person are. Okay, so try to avoid these particular mails, messages and phone calls. Okay, because these are the process of phishing. By this particular process your data can be in other person hand. So when this particular link and all of the things are been, if you are clicking or trying to activate, then all the data related to you will be in other person hand. So phishing attempts generally target the bank customers, online authentication sites such as eBay, these particular online retailers and the services providers. So these are the particular concern where we need to be aware, so that we cannot be a victim of this phishing. We will not be the victim of phishing. Okay, so here a thing we can see, that is the, look at the domain, look at the Facebook particular domain, where you can see that after the Facebook, it is looking like a Facebook page, it is looking like a page of Facebook, right? So this type of mails may come, your Facebook password and identity, click on this particular. So when you are clicking, you will redirect to a page that it looks like the original Facebook page. So when you are clicking, it will look like the original Facebook page. But if you are checking at the domain, the name of the search bar at the domain, it will not the link of the Facebook. You can see the domain link, that is some facebook.cixx. So it is something a fake Facebook URL. That is a fake URL, but the page have been designed in a originality where the page or window will look totally similar.
So if you are trying to put your email address and password in that particular section, there may be nothing can be reflected. Maybe the page will not open, redirected. But what happens here? Your email ID and password will be catched or you'll be captured by the phishing party. So this is where the things you need to be careful. This is where we need to be careful that when we are putting our data or any user ID password in a particular domain, we need to check the domain first. We need to check the URL or the link of the domain first. So whether it is correct or not. Till the time we are not entering any user ID and password, it is safe. But when you are entering your email ID and password, then all the things have lost. Okay. Then this is the part where security threats, denial of services, unauthorized access, thefts and fraud part will be there. So we will discuss this particular part in our next classes because the time here today have end or come to an end. So we will discuss only this part up to the phishing part today, and we will continue with the next part of the denial of services or the security threats. What are the security threats there? So up to this particular part, we are going to discuss today, and we are going to stop today here. Okay. So the thing is, I am going to share the QR code in the group. You people need to scan. You people need to scan and mark your attendance. Okay, so I am going to mark the QR code, send the QR code into the group, and you people mark your attendance there. You people mark your attendance there. So I think there is some problem, currently some technical issue in the LMS. So I will share the QR code later on. You people can write your name in the chat box. I think all of you have write down your names in the chat box. So I will also update it later on. Okay. So no need to. I will update the mark. I will update your attendance in the LMS later on because there are some issues I think they're in the LMS. So I will try to fix it and let you know. Okay. So thank you all for joining into the session. So this is here our today's topic of discussion will end, and we will continue with the next topic in our next classes, that is from the denial of services or the security threats. So thank you all for joining into the session, and take care and stay safe in your home.